जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है जनवरी मास का लग्नफल। एक वीडियो पहले बना के अपलोड किया जा चुका है, वीडियो नंबर 297, जिसमें मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क लगन की चर्चा की जा चुकी है। आज सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 लग्नों के ऊपर चर्चा की जाएगी। पूरे महीने में क्या चेंज हो रहा है, इस पे पहले समझते हैं, फिर उसका प्रभाव को समझेंगे। ग्रह कैसे बदलते हैं, उनका क्या प्रभाव होता है, उसको देखना कैसे चाहिए, इस संबंध में भी चर्चा करता हूं। अस्त हो सकता है, वक्री हो सकता है, या वक्री से मार्गी हो सकता है। ग्रहों की कोई युति होती है, किसी ग्रह की उस पर दृष्टि हो सकती है, या ग्रह अपना भाव बदलता है। यही कुल मिलाकर के परिवर्तन मोटे तौर पर संभव है। इसके अलावा जब हम थोड़ी और गहराई में जाते हैं तो वो किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र चरण में है, इस हिसाब से भी प्रभाव थोड़ा थोड़ा फिर बदलता चला जाता है। तो केवल 2 ग्रह अपनी राशि इस पूरे महीने में बदलेंगे। उनका नाम है मंगल और सूर्य। आपको समझने में सुविधा हो इसीलिए मैं जो लग्न का एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूं या दिखाऊंगा अभी जब बोलना शुरू करूंगा उन लग्नों के संबंध में, तो उसमें सारे ग्रह नीले रंग से लिखूंगा। 6 ग्रहों को, केवल 2 ग्रह जो अपनी राशियां बदलेंगे उन्हें हरे रंग से लिखूंगा, जिससे आपको समझना आसान हो जाए। तो जो ग्रह अपनी राशि बदलेगा ही नहीं, उसका प्रभाव पूरे महीने बिल्कुल वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। चंद्र बहुत तेजी से अपनी राशि बदलते हैं, इसलिए उनको इस पूरे इस पिक्चर में नहीं दिखाया गया है, और उनके किस किस राशि में वो कब कब होंगे को मैं बातचीत के बीच में ही समाहित करता चलूंगा। शुक्र ग्रह अस्त होंगे 6 तारीख को और 11 तारीख तक रहेंगे। 12 तारीख को उदय होंगे तो 6 दिन के लिए। शनि 19 जनवरी से अस्त होंगे, पूरे महीने तक अस्त रहेंगे। बुध 17 जनवरी से 29 जनवरी तक अस्त होंगे। बुध के अस्त होने का लगभग कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक जानकारी आपको देनी चाहिए। बुध वक्री होंगे 14 जनवरी को, और मार्गी जो शुक्र हैं वो पहले से ही वक्री चल रहे हैं, वो मार्गी हो जाएंगे 29 जनवरी को। सूर्य 14 जनवरी को अपनी राशि बदलेंगे, मकर राशि में जाएंगे, और वो मकर में जाएंगे इसीलिए उस दिन को मकर संक्रांति भी कहते हैं। और मंगल अपनी राशि 16 जनवरी को बदलेंगे और वृश्चिक से धनु राशि में जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के मोटे मोटे परिवर्तन हो रहे हैं, और इन्हीं का सभी लग्नों के ऊपर विश्लेषण की बात हो रही है। तो पहली जो आज की हमारी लगन है उसका नाम है सिंह लगन। क्या स्थिति है सिंह लगन की? 10वें भाव के अंदर मोटे तौर पर बात कर लेते हैं। राहु देवता बैठे हैं और वो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। राहु के लिए 10वें घर की जो पोजीशन है वो बेहद अच्छी होती है, कोई समस्या की बात यहाँ नहीं है। और चौथे घर में मंगल स्वग्रही हैं, तो चौथा भाव में मंगल के स्वग्रही होने के कारण एक राजयोग का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है रोचक महायोग गोचर में। तो ये स्थितियां 15 जनवरी तक लगातार बनी रहेंगी। 15 जनवरी के बाद मंगल अपनी राशि बदल देंगे और राशि बदल करके वो अगली राशि में चले जाएंगे। तो हम प्रारंभ से शुरू कर लेते हैं लगन के हिसाब से धीरे धीरे। जो सूर्य की स्थिति है वो 13 जनवरी तक धनु राशि में रहेगी। बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें कोई ऐसी खराबी, किसी बुरे ग्रह की उस पर कोई दृष्टि नहीं है, कोई नुकसान नहीं। संतान के घर में बैठा है। आमतौर पर सूर्य का संतान के घर में होना बहुत फायदेमंद नहीं होता, उससे संतान की कमियां देखी जाती हैं, लेकिन ये गोचर की स्थिति है। तो गोचर की स्थिति है तो इसका अर्थ यह निकला कि इतने समय में संतान की तरफ से आनंद, संतान से मिलने वाले सुख का आनंद, उनकी कामयाबी का आनंद, उनके और जो संपन्नताएं, जो गुड न्यूज संतान की तरफ से संभव है, उनके मिलने का योग रहेगा। लेकिन जब 13 तारीख के बाद यानी 14 तारीख को सूर्य अपनी राशि बदलेंगे और मकर में चले जाएंगे, तो वो कुंडली में 6ठे भाव में आ जाएंगे और अपनी शत्रु राशि में आ जाएंगे। ये अच्छी स्थिति नहीं होती इसका, और इसी को लग्न दोष भी कहते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले उसमें भी मैंने बताया था, मेष लगन में भी लग्न दोष बना, वृषभ लगन में भी लग्न दोष बना, मिथुन में भी लग्न दोष बना, और कर्क में भी लग्न दोष बना। कर्क में तो इसलिए बना कि चंद्र तो खैर तेजी से घूमते, और सिंह लगन वालों के लिए भी लग्न दोष का निर्माण हुआ। अच्छा, इस लग्न दोष को अगर आप डिटेल में समझना चाहें तो वीडियो नंबर 36 में एक पहले ही बना चुका हूं, और आप उसको डिस्क्रिप्शन में
उसका लिंक भी दूंगा, आप देखिएगा तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि लग्न दोष होता क्या है और क्या प्रभाव उसका होता है। तो सूर्य जब यहाँ छठे भाव में आएंगे तो ये छठे भाव के लिए तो बड़ी अच्छी बात हो गई। छठे भाव के लिए अच्छी बात कैसे हो गई कि यहाँ से वो शत्रुओं पर अपना प्रभाव डालता है, अपना दमखम दिखाता है, समस्याओं को सॉल्व करता है, औरों की समस्याओं को भी सॉल्व करता है। इस तरीके से भी उसे अर्न करने का मौका मिलता है। लेकिन सेहत को दिक्कत आती है, व्यक्तित्व को दिक्कत आती है, हमारे स्वभाव में, हमारे अंदाज में नेगेटिविटी आती है, जिसका नुकसान देखने में आता है। वहाँ शनि पहले से बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, तो बुध और शनि और ये युति बनेगी। तो छठे भाव में इन खराब ग्रहों की युति का कोई नुकसान नहीं है, शत्रुओं के लिए नुकसान है, जो हमारे लिए फायदेमंद बात है। पर लग्नेश का छठे भाव में आना अच्छा नहीं है, जो सेहत के हिसाब से, इमेज के हिसाब से, हमारे व्यक्तित्व के हिसाब से हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। सेकंड भाव के हिसाब से बात करते हैं, बुध लगातार यहाँ पे बैठे रहेंगे छठे घर में, तो ये खराब स्थिति हो गई, क्योंकि धन भाव का स्वामी शत्रु भाव में चला गया, त्रिक भाव में चला गया, तो ये पैतृक संपदा को लेकर के भी समस्या आएगी, आपसी तालमेल को लेकर, यानी हमारे कुटुंब से एडजस्टमेंट को लेकर समस्या आएगी, बोली भाषा का प्रभाव थोड़ा खराब होगा। और यहाँ राहु की भी पूरी दृष्टि बराबर बनी रहेगी और किसी ग्रह की दृष्टि है नहीं, तो ये एक खराब स्थिति रहेगी कि जानबूझ करके सिंह लगन वाले अपनी भाषा का कुछ दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि राहु की पूरी दृष्टि दूसरे भाव पर भी आ रही है। तो भाषा थोड़ी सी खराब हो सकती है, कुटुंब से तालमेल खराब हो सकता है, हम में जिद और अकड़ ज्यादा हो सकती है, थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है, और इससे थोड़ा सा अकेला होने की संभावनाएं भी देखने में आ सकती। तो ये सावधानियां इस हिसाब से रखनी है कि छोटी छोटी दिक्कतें आपको आधे महीने के बाद 14 जनवरी से आनी चाहिए या आ सकती हैं। तीसरे घर की स्थिति है, जो हमारे प्रयास, हमारी कोशिशें, हमारे रिजल्ट्स निकालने की ताकत है, वो लगातार बहुत अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि उस भाव का स्वामी शुक्र तीसरे से तीसरे भाव से पकड़ें तो तीसरे भाव से तीसरे भाव में बैठा है, जो बड़ी अच्छी स्थिति है। तो प्रयासों का फल पूरा मिलेगा, कोशिशों का फल मिलेगा, भाइयों से तालमेल होगा, अपने जूनियर सीनियर से तालमेल की स्थितियां ठीक होंगी, और कुछ हद तक जमा पूंजी का भी यहाँ पे योग बनेगा। आप कुछ पैसा जोड़ भी सकेंगे, कुछ ऐसी नई सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होने की गुंजाइशें बनेंगी, जिसका आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो इनकम पर फायदा हो रहा है, धन पर फायदा हो रहा है, यानी आमदनी भी आ रही है, कुछ और पैसा कमाने के नए योग भी मिल रहे हैं, भाइयों से तालमेल की स्थितियां ठीक हो रही हैं, अपने प्रयासों के सही रिजल्ट मिल रहे हैं, जिसका आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। चौथे घर में मंगल और केतु बैठे हैं। मंगल ग्रह यहाँ लगातार 15 तारीख तक रहेंगे, 16 तारीख को यहाँ से वो अपनी राशि बदलेंगे और वो इससे अगली धनु राशि में चले जाएंगे। तो 15 तारीख तक रुचक महायोग का निर्माण हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। मकान के लिए, वाहन के लिए, शिक्षा के लिए, यात्राओं के लिए ये बहुत अच्छा समय है। मन के सुख के लिए, आसपास अड़ोस पड़ोस में जैसे हम हमारी इमेज को बात करते हैं, उसके लिए भी ये स्थितियां बहुत अच्छी। लेकिन जब भी इस भाव पर एक साथ सूर्य, मंगल, राहु, इनका दो ग्रह कम से कम, यानी अकेले मंगल नहीं, अकेला सूर्य नहीं, अकेला राहु नहीं, 2 ग्रह आ जाएं, मंगल और राहु, जहां एक साथ इस भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला हो गया, ये तनाव को बढ़ाने वाला हो गया, ये किसी तरह की थोड़ी बहुत चिंता हार्ट से संबंधित भी दे सकता है। तो जिनको पहले से थोड़ी समस्याएं होंगी, उनकी स्थितियां यहाँ पे थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई दे सकती हैं, या उन्हें केयर करना है, अपने ब्लड प्रेशर को, अपने दिल का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। माता जी के स्वास्थ्य को भी थोड़ा बहुत प्रभाव देखने में आ सकता है। ये पहले 15 दिन की बात होगी। 16 तारीख से स्थितियां, राजयोग तो टूट जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल यहाँ पर केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी और त्रिकोण में बैठेगा, तो ये बहुत अच्छी स्थिति को मेंटेन करेगा। शुक्र मंगल योग बन जाएगा। अब शुक्र मंगल योग की कुछ अपने नुकसान है, लेकिन ऑन दी होल मंगल के हिसाब से यहाँ प्लेसमेंट खराब नहीं है, पर शुक्र और मंगल दोनों आएंगे तो कहीं ना कहीं एक अलग किस्म का भी योग है, बहुत जबरदस्त। वो ये कि जब 9वें भाव का स्वामी मंगल और 10वें भाव का स्वामी शुक्र दोनों एक दूसरे से परस्पर केंद्र में होकर त्रिकोण में या केंद्र में बैठे, तो ये भी एक बहुत अच्छा योग है जीवन स्तर के ऊंचे जाने के लिए, तरक्की के लिए, धन कमाने के लिए, हर चीज के लिए। लेकिन शुक्र मंगल का योग अपने आप में हमारी चरित्र से संबंधित, हमारी शरारतों से संबंधित, हमारी चंचलताओं से संबंधित तकलीफें देता है। तो निश्चित रूप से इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी चंचलताएं आपके वश में रहें, आप एक सीमा से ज्यादा गड़बड़ ना करें, तो अच्छा होगा।
ये धन देने का भी योग है, इसलिए मैंने पहले धन की चर्चा की है, लेकिन इस धन के साथ इसमें कुछ बुराइयां या कुछ अपमान भी कभी कभी देखने में आता है, तो इस संबंध में भी विचार आपको जरूर करना चाहिए। ये अच्छी स्थिति हो गई। उसके बाद आती है पांचवें घर की बात करते हैं। पांचवें घर का स्वामी लगातार पूरे महीने सातवें भाव में बैठा रहेगा कुंभ राशि में, यानी बृहस्पति देव। बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें कोई खराबी की बात नहीं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। संतान के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, सोच समझ के लिए, प्लानिंग के लिए ये अच्छा है। प्रेम के लिए, प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा है। सही इस मौके पे सही फैसला लेने के लिए बहुत अच्छा है। संतान की प्राप्ति के हिसाब से भी योग बहुत अच्छा है। डाइजेशन, अपनी सेहत, पेट से संबंधित और तकलीफों को के मामले में भी ये स्थितियां बहुत सुकून भरी रहने वाली हैं। बृहस्पति जब भी सातवें भाव में बैठेंगे और तो वो सप्तम भाव और लगन भाव दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, तो गोचर में इसे विवाह होने के योग की जबरदस्त संभावना समझा जा सकता है। तो विवाह के योग, जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह का योग बनेगा। इम्प्लीमेंट होता रहेगा, लेकिन रिश्ते पक्के हो सकते हैं, और जिनके पहले से पक्के हैं उनकी शादियां हो सकती हैं। तो ये स्थिति यहाँ पे फेवरेबल बनती हुई साफ साफ दिखाई देंगी। छठे भाव में लगातार शनिदेव बैठे रहेंगे, और शनिदेव यहाँ पर एक तरह से शत्रु विजय वाली स्थिति बना रहे हैं, लेकिन सूर्य के कुप्रभाव के कारण यहाँ पर स्थिति होगी कि शनि जो है अस्त हो जाएंगे 19 जनवरी को। ये फरवरी में जाके उदय हो जाएंगे, लेकिन इस पूरे महीने के हिसाब से देखें तो ये अस्त होंगे। इसका नुकसान शत्रु भी थोड़े बहुत हमें तकलीफ देंगे, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे चर्चा की, और वैवाहिक जीवन में भी तनाव आएगा, क्योंकि शनि सातवें भाव का स्वामी भी। तो आपको मसल्स को लेकर के, यानी मांसपेशियों वाली तकलीफें, पैरों में दर्द की तकलीफें, एक्स्ट्रा भागदौड़, कुछ छोटी मोटी कानूनी समस्याएं देखने में आ सकती हैं। शत्रुओं का प्रकोप, कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो जाने की स्थिति देखने में आ सकती है। बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा तनाव जरूर रहेगा। राहु की भी पूरी दृष्टि यहां लगातार पड़ेगी। तो एक लमसम 19 तारीख को देखेंगे तो सूर्य, बुध, शनि तीनों यहां होंगे, राहु की पूरी दृष्टि होगी और कोई शुभ दृष्टि नहीं होगी। तो सिर्फ छठे भाव के हिसाब से तो ये सब चीजें अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन इसका नुकसान आपको सातवें भाव में देखने को मिलेगा। रोजमर्रा की आमदनी, वैवाहिक जीवन में कुछ कलह या तनाव या उनसे विचार नहीं मिलने की स्थितियां देखने में आएंगी, क्योंकि उस समय ध्यान दीजिए शुक्र मंगल का योग भी बन रहा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि धन अधिक कमाने के चक्कर में हम अपने जीवन साथी पे थोड़ा सा ध्यान कम दे पाएं, तो गृहस्थी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। इसको संभालना बहुत जरूरी है। बृहस्पति ज्यादा खराब नहीं होने देंगे। महिलाओं के केस में बृहस्पति यहाँ के कारक भी हैं। पुरुषों के लिए सातवें भाव का कारक शुक्र होता है, महिलाओं के लिए गुरु, और कारक का अकेला होना भी एक तकलीफ है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सातवें भाव की स्थिति पहले से ही कुछ कमजोर हुई, तो यहाँ बृहस्पति के कारण अधिक तनाव देखने में आ सकता है। गोचर की बात हो रही है। बृहस्पति यहाँ पर क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है, अब आठवें भाव का स्वामी जब वैवाहिक जीवन के घर में आएगा तो ये खराब स्थिति लगभग हुई, और इस भाव का स्वामी अस्त हो जाएगा तो वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जीवन साथी को जरूर देखने में आएंगी। सेविंग्स का योग अच्छा रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी तो अपने आप में सुधार की स्थिति में आया, तो सेविंग्स इंप्रूव हो सकती हैं, आमदनी इंप्रूव हो सकती है, कमाने के नए मौके मिल सकते हैं। राजनीति का कुछ प्रयास किया गया तो राजनीति में भी आपको अवसर मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। भाग्य की स्थिति लगातार बहुत अच्छी बनी रहेगी, इसमें कोई समस्या देखने की बात नहीं। पूरा महीना जब मंगल वृश्चिक में होंगे तब भी और धनु में आएंगे तब भी। अब नौवां भाव पंचम भाव से पंचम भाव भी है, यानी भावात भावम के हिसाब से नौवें भाव से भी संतान का विचार किया जा सकता है, संतान का विचार भी किया जा सकता है। अगर आपकी उम्र अधिक है और आप दादा दादी बनने की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस समय ऐसी शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है जिसमें ये आनंद आपको प्राप्त हो। जीवन स्तर के घर में राहु देव बैठे हैं, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, इसका जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई देगा। ये एकदम बढ़िया हालात हैं, तो मौका मिलेगा, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तरक्की भी मिल सकती है, और बहुत अधिक जैसे कहते हैं सोशल इमेज इंप्रूव हो सकती है। अब अड़ोस पड़ोस में इमेज होती है जो फैमिली मेंबर आपके बारे में सोच रहे हैं, और एक पब्लिक इमेज होती है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, तो थोड़ा फर्क है। तो राहु यहाँ इस स्थितियों को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा। अब जो इनकम के घर का स्वामी है वो अपने से आठवें घर या कुंडली के छठे घर में बैठा है। इनकम नई जनरेट हो रही है, इनकम भी हो रही है, उसकी कृपाएं भी मिल रही हैं, उसके बाद भी सेटिस्फैक्शन लेवल में दिक्कतें आएंगी, लगेगा कि उतना आनंद नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। ये स्थितियां आधे महीने के बाद ज्यादा आएंगी जब लग्न थोड़ा कमजोर होगा। सूर्य
मकर राशि में जाएंगी। इन चीज़ों को हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। अब आ जाती है बात हमारी खर्चों के घर की। चंद्र उस समय स्थितियों को बढ़ाएंगे, खर्चों को बढ़ा देंगे जब वो मकर राशि में होंगे। इसका मतलब अंदाजे से कोई 4 और 5 तारीख को यहाँ स्थिति ठीक नहीं रहेगी। उसका तो जब वो मीन राशि में होंगे तब भी हमारे खर्चे थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये डेट 13-14 तारीख के आसपास आएगी। तो इन 4 दिनों में ऐसा देखने में आ सकता है कि खर्चे कुछ ज्यादा हो जाएं। जो थोड़ी बहुत समस्या आ रही है उसके लिए क्या किया जा सकता है? शनि देव की थोड़ी पूजा अर्चना, उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी बहुत समस्या उसकी तरफ से। और बृहस्पति देव की पूजा भी की जा सकती है। तो शनि और गुरुदेव के लिए अगर हम उनके बीज मंत्रों का जाप करते हैं, उनके लिए कुछ दान करते हैं, तो स्थितियों में सुधार देखने में आएगा। स्थितियां उतनी खराब नहीं रहेंगी जितनी अभी दिखाई दे रही हैं। कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन की स्थिति यह है कि लगन के स्वामी बुध लगातार पंचम भाव में बैठे रहेंगे। ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। ये अब तक की पहली 5 के बाद छठी ऐसी लग्न है जिसमें एक बार भी लग्न दोष का निर्माण नहीं होगा। ये लगातार बहुत अच्छा बना रहेगा। तो बहुत अच्छी स्थिति है। सेहत के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, इमेज के हिसाब से बहुत अच्छा हालात है। बुध और शनि का योग एक साथ 5वें घर में कुछ हद तक संतान के साथ, संतान की मूड, संतान के मिजाज के हिसाब से खराब देखने में आ सकता है। जिनके लिए संतान की प्राप्ति का अभी नया नया योग बना है उनके केस में गर्भपात जैसी स्थितियां भी संभव हो सकती हैं। इसके लिए आपकी अपनी जन्म कुंडली की स्थिति पर भी निर्भर करेगा, लेकिन गोचर आपको बहुत फेवर नहीं कर रहा है। तो संतान का उद्दंड होना, संतान के साथ तालमेल की दिक्कतें देखने आने का भी योग रहेगा। ठीक है, तो लग्न का स्वामी जहां बैठा है वहां तो अच्छा कर रहा है, लेकिन वहां जो और ग्रह बैठे हैं वो स्थितियां खराब कर रहे हैं। लेकिन इसे शुरू से शुरू करते हैं। तो लग्नेश की स्थिति यहाँ अच्छी है। पोजीशन, धन, आपकी मेहनत, आपका प्रयास, यहाँ सब बढ़िया दिखता है। धन भाव का स्वामी शुक्र लगातार 4थे घर में बैठा रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति। धन को लेकर के कोई समस्या यहाँ पे आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शुक्र यहाँ लगातार वक्री है। यहाँ पर शुक्र का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और उसका वक्री होने का फायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। कुटुंब के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। बोली भाषा आपकी संयम की रहेगी, अच्छी रहेगी। तो ऐसा कोई नुकसान इस भाव से संबंधित आपको नहीं। तीसरा भाव हमारे प्रयास, हमारी कोशिशें, हमारे रिजल्ट, हमारी मेहनत, ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसमें भी कोई समस्या नहीं। प्रयासों के फल मिलने का जबरदस्त योग है। अब क्या होगा कि अभी तो वो तीसरे घर में स्वग्रही है मंगल, लेकिन जब वो अपनी राशि बदलेगा तो 4थे घर में आ जाएगा। यहां भी वो लगातार बहुत अच्छी स्थिति मेंटेन करेगा। तो पूरे महीने आपको अपने भाइयों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ आपको अपनी प्रयासों के फल मिलने का, तो ये भाइयों से भी योग अच्छा रहेगा, तालमेल अच्छा रहेगा, उनका सहयोग प्राप्त होगा। अपने जूनियर या सीनियर्स के साथ भी सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। आपके प्रयास सही दिशा में होंगे, उनका फल प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ये लगभग स्थिति बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। सुखों की बात करते हैं। ये स्थिति खराब हो जाती है क्योंकि 4थे भाव का स्वामी गुरु लगातार पूरे महीने 6ठे घर में बैठा रहेगा। ये खराब योग है। यहां से सुखों की कमी होती है। ये तनाव देने वाला योग भी हो सकता है। जब यहाँ पे मंगल भी आ जाएगा तो मंगल कुछ हद तक इस कुंडली में अकारक है, क्योंकि वो तीसरे और 8वें घर का है। तो मंगल अपने लिए तो यहाँ पे ठीक है, कोई हर्ज नहीं था, लेकिन वो 4थे भाव को इस हिसाब से खराब कर रहा है कि सुखों की कोई कमी देखने में आएगी। सुखों की कमी क्यों देखने में आएगी? क्योंकि वो अष्टमेश होकर के यहाँ पे आ जाएगा और तृतीयेश का भी कोई बहुत अच्छा योग नहीं है। तृतीयेश क्या है? अष्टम भाव से अष्टम भाव, इसलिए ज्यादा आनंद देने वाला है, हिसाब किताब नहीं होगा। तो सुखों को कमी आएगी। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कत देखने में आ सकती है। शुक्र मंगल का योग जब बन जाएगा यहाँ पे आने पर मंगल के, तो ये भी थोड़ी सी इमेज को तनाव दे सकता है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पंचम भाव की स्थिति लगभग ठीक है। यहाँ पर शनि बैठे हैं, लेकिन जब शनि अस्त हो जाएंगे तो ये घर खराब होगा। और उसका क्या प्रभाव होगा? संतान से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, पेट, सही मौके पर सही डिसीजन, आपसे काफी सारी गलतियां यहां होंगी। बहुत से फैसले ऐसे लिए जा सकते हैं जो सही नहीं होंगे। जर्नली 5वें भाव में जब शनि होता है तो इसे शनि की पनौती कहते हैं, और यहां तो फिर शनि पनौती भी बन रही है और राहु की पूरी दृष्टि भी आ रही है। तो ये स्थितियां खराब हैं, ये अच्छी स्थितियां नहीं है। तो इसका नुकसान भी साफ साफ देखने में आएगा। तो फैसले गलत हो रहे हैं, गुस्सा बढ़ रहा है, संतान के साथ एडजस्टमेंट ठीक नहीं आ रहा, संतान के मिलने वाले कुछ सुख की कमी और दुखों के
बढ़ोतरी, संतान का स्वास्थ्य भी यहाँ प्रभावित हो सकता है। पांचवें भाव से पांचवा भाव नौवां भाव बैठे हैं राहु, तो ये स्थितियां लगातार बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि राहु जिस भाव में बैठा है वो है नौवां, उस भाव का स्वामी शुक्र बैठा है उससे छठे भाव में। तो निश्चित रूप से संतान के स्वास्थ्य को लेकर तनाव, आपकी पढ़ाई का डिस्टर्बेंसेस का योग साफ साफ बनेगा, ध्यान रखने की जरूरत होगी। छठे भाव में गुरुदेव बैठे हैं। अब ये एक नुकसान ये बताता हूँ, छठे भाव के लिए तो कोई आपत्ति है ही नहीं, इसमें बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन गुरु सप्तम भाव का स्वामी होकर छठे में आएगा, ये जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, तालमेल की कमी आएगी, स्वास्थ्य प्रभावित होगा, शत्रुता बढ़ेगी। अगर आपकी कुंडली में पहले से ही कोई स्थिति इस तरीके की खराब है जिसमें जीवन साथी से तनाव बढ़ रहा है, तो कन्या लगन वालों को ये तनाव यहाँ देखने को पूरे महीने आ सकता है कि उनके आपसी विचार ना मिलें, एडजस्टमेंट में दिक्कतें आए, एक दूसरे को समझने में समस्या आएगी। तो इसके लिए भी आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है, थोड़ी सावधान रहने की जरूरत होगी। सेविंग्स के लिए योग अच्छा है, यात्राओं के लिए योग अच्छा है, इसमें कोई समस्या नहीं। थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी चोट लगने से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति देखने में आ सकती है। ये बहुत छोटी मोटी होगी, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। भाग्य की स्थिति ऑन दी होल एवरेज से बहुत अच्छी है, पर राहु के यहाँ बैठने के कारण धर्म को लेकर के हानि होती है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, अच्छे काम करने में दिल नहीं लगता, पिता से बिना मतलब का विरोध होता है, थोड़ा चिड़ा चिड़ा सा रहता है, थोड़ा सा चीख के बात करता है कभी कभी, यानी पिता के साथ और संतान के साथ एडजस्टमेंट में दिक्कतें देखने में यहाँ पे आएंगी। ईश्वर के साथ भी लड़ाई होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। ऑन दी होल स्टेटस को लेकर ज़्यादा समस्या नहीं है, वो स्थितियाँ बराबर मेंटेन रहेंगी, वो बिल्कुल ठीक है। इनकम की स्थितियाँ ये हैं कि वो थोड़ी सी वेरी करेंगी। 1 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 11 और 12, इन 5 दिनों में आमदनी कुछ गड़बड़, यानी खर्चा ज़्यादा, कमाई कम या कमाई बिल्कुल भी ना हो, ऐसा भी देखने में आ सकता है। और ये बहुत अधिक फिक्र की कोई बात नहीं है। 12वें घर की स्थिति यह है कि सूर्यदेव जब तक बैठे रहेंगे 9वें भाव में, तब तक तो स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ कोई खास तकलीफ नहीं है। लेकिन सूर्य का यहाँ बैठने के कारण भी माताजी के स्वास्थ्य को छोटी मोटी तकलीफें देखने में आ सकती हैं। और जब ये शिफ्ट होकर के आ जाएंगे 5वें भाव में, तब ये निश्चित रूप से संतान से संबंधित तनाव देंगे, क्योंकि अब 5वें भाव में जो ग्रह बैठा है वो षष्ठेश भी है, और एक जो ग्रह बैठा है वो द्वादशेश है, तो इसलिए तो संतान के घर को दिक्कतें आएंगी। तो लगभग पूरी की पूरी कुंडली की यहाँ पे हमने चर्चा कर ली, कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं और उनका क्या क्या प्रभाव हो रहा है, क्या उपाय करना चाहिए। निश्चित रूप से बृहस्पति देव को बनाया जाना यहाँ पे बहुत आवश्यक होगा। तो अगर हम गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, गुरु ग्रह के, और उससे संबंधित को दान पुण्य करते हैं, तो निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन की स्थिति यह है कि लगन के स्वामी शुक्र लगातार 3रे भाव में बैठे रहेंगे, अच्छी स्थिति है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। इसमें यहाँ एक खास बात यह है कि महीने के आखिर में 27, 28, 29, 30, 31 ये सब दिन, वो फरवरी तक भी चलेगा, कालसर्प दोष का निर्माण होगा, जो इनको कष्ट देने वाला देखने में आएगा। क्योंकि लगन की 2 राशियां हैं, एक लगन है ही खुद शुक्र की, और दूसरी है अष्टम भाव, और अष्टम भाव में बैठे हैं, तो उसका प्रभाव लगन पर भी देखने में जरूर आएगा। तो थोड़ा सा दिक्कतें वो आखिरी के कुछ दिन में आएंगी। अब क्योंकि इनके लगन के स्वामी शुक्र 6 तारीख से 11 तारीख तक लगभग इन 6 दिनों के लिए अस्त हो जाएंगे, तो लग्नेश का अस्त होना भी लग्न दोष का निर्माण करता है। तो इस कुंडली में भी 6 दिन के लिए सही, पर लग्न दोष का निर्माण हो रहा है। तो खराब स्थिति इस हिसाब में आएगी कि ऑन दी होल लग्नेश की पोजीशन सही है, लेकिन वो 6 दिनों के लिए अस्त होंगे, तो उसका तनाव दे। लगन की स्थिति 3रे घर में होना अपने आप में बुरा नहीं है, केवल उतने दिन के लिए दिक्कत आएगी जब वो अस्त होंगे, ये स्थिति बिल्कुल ठीक है। भाषा के घर में अगर हम ध्यान देते हैं तो मंगल स्वग्रही होकर के बैठे हैं। भाषा में कुछ कठोरता, हद से ज्यादा कठोरता भी देखने में आ सकती है। कुटुंब के खूब सहयोग मिलने के बाद भी आप उनके प्रति आपका रवैया मीठा ना हो, ऐसा देखने में आ सकता है। तो इस गुस्से को संभालना है, इस क्रोध को संभालना है, इस जिद को संभालना है। इस जिद के कारण नुकसान आपका ही होगा और किसी का नहीं। धन योग के हिसाब से स्थिति खराब नहीं है, धन योग अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर भी व्यवहार कुशलता बहुत बड़ी चीज है। जब मंगल यहाँ से राशि बदल करके 3रे भाव में आ जाएंगे तो स्थितियां तब भी बिल्कुल ठीक बनी रहेंगी, ऐसी कोई विशेष समस्या का योग नहीं बनेगा। शुक्र मंगल का योग यहाँ धन देने वाला योग ही गिना जाएगा, इसका ज्यादा नुकसान आपको नहीं होने वाला है। 3रे भाव की स्थिति है कि 3रे भाव का स्वामी कौन बना?
गुरु, और वो अपने भाव से तीसरे भाव में बैठा है, ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति हो जाती है। इसमें कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। गुरु यहाँ पर के बैठ के बिल्कुल ठीक हालत में, तो आपको आपकी मेहनत, आपके प्रयास, आपके रिजल्ट्स, छोटे भाई बहनों से तालमेल की स्थितियां, जो कुछ भी हम छोटी छोटी प्लानिंग्स करते हैं उस प्लानिंग्स के सफल होने की संभावनाएं बनेंगी। तो लाभ ही लाभ हो रहा है, कोई नुकसान की यहाँ स्थिति नहीं बनती। गुरु पूरे महीने लगातार यहीं पे रहेंगे, अपनी राशि को नहीं बदलेंगे। पर एक अच्छी से बात समझना है कि गुरु 5वें भाव में कारक होता है और कारक का अकेले होना शुभ नहीं माना जाता, ये एक थंब रूल है। ऐसी स्थिति में वो संतान से संबंधित तकलीफ दे सकता है और वो 19 तारीख के बाद अस्त भी हो जाएगा। तो उसके अस्त होने से ये प्रभाव आएगा कि संतान के साथ आपके एडजस्टमेंट की कुछ दिक्कतें आएंगी, आपकी प्लानिंग्स गड़बड़ हो सकती हैं, आपकी सोच समझ गड़बड़ हो सकती है, आप ऐसे फैसले ले सकते हैं जिसके दूरगामी परिणाम आपको नुकसान दे जाएं। तो ये सावधानी जरूर रखिए, जरूरत पड़ती है तो जरूर किसी से सलाह मशवरा कर लें, कोई बड़ा फैसला एकदम से ना ले लें, ये ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी लेकिन फिर भी समस्या हो सकती है। चौथे भाव में शनिदेव अपना राजयोग बना करके बैठे और इसका नाम शशक महायोग है। ये काफ़ी लंबे समय से जनवरी 2020 से ही चल रहा है, अच्छी स्थिति है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या थोड़ी सी तब आएगी जब ये अस्त हो जाएंगे। अस्त कब होंगे? 19 तारीख को, 19 जनवरी को शनिदेव अस्त होंगे इसके, और वो फिर फरवरी में जाके उदय होंगे। तो इस पूरे महीने 19 तारीख से लेकर महीने के आखिर तक लगभग 14-15 दिन जो भी बनेंगे, 13-14 दिन, ये अच्छे नहीं होंगे। यहाँ सुखों को लेकर तनाव, मन को लेकर तनाव, हायर एजुकेशन को लेकर के तनाव देखने में आएगा। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन का भी से थोड़ा सा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। जो ग्रह भी किसी भी ग्रह से या भाव से दशम भाव में बैठता है वो भी उस भाव को प्रभावित करता है। इस हिसाब से सप्तम भाव से दशम भाव बना चौथा, और चौथे भाव में ग्रह अगर कमजोर होगा तो उस कमजोरी का, या अच्छा होगा तो उस अच्छे का फल आपको सप्तम भाव में मिलता दिखाई देगा। ये भी एक बेसिक नियम है, ये भी समझने की बहुत अच्छी जरूरत है। तो स्थिति क्या बनी कि चौथे भाव में शनिदेव जब अस्त हो जाएंगे तो ये स्थितियों को खराब करेंगे। यहाँ से सुखों की कमी आएगी, एजुकेशन की आपकी दिक्कतें, हायर एजुकेशन की दिक्कत देखने में आएगी, मकान और वाहन से संबंधित भी कुछ तनाव देखने में आ सकता है। तो थोड़ी सावधानी की निश्चित रूप से यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। सूर्य यहाँ आकर के शत्रु हो जाएंगे तो इसका भी नुकसान ही होगा कि तनाव ज्यादा बढ़ेगा। अब सूर्य भी होगा और शनि भी होगा, दो पापी ग्रह, और भाव है चौथा। दिल पर थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, फेफड़ों पर थोड़ा सा दबाव पड़ेगा। इन दोनों चीजों को संभाल के चलने की जरूरत है। आपको सावधानी की आवश्यकता हेल्थ के हिसाब से पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जो शुक्र है वो दो पापी ग्रहों के बीच में, केतु और शनि। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कालसर्प दोष है, क्योंकि शनि यहाँ पर स्वग्रही है इसलिए, और कारक भी है, इसलिए कालसर्प दोष तो नहीं है। पर दो पापी ग्रहों के मध्य में लग्न का स्वामी आ रहा है, इसी को लग्न दोष भी कहते हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। संतान की बात हो गई, सही मौके पे फैसलों की चर्चा हो गई, डाइजेशन की चर्चा हो गई, जो आपने ध्यान देना है। अब छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? गुरु पंचम भाव में। ये इस लिहाज से भी बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, हमारी सोच समझ को प्रभावित करेगा। तो संतान हमारी शत्रु हो और शत्रुओं के कारण संतान को कष्ट हो, दोनों चीजें यहाँ पे देखने में आ सकती हैं। शत्रु का भाव यह है कि आपके बच्चे आपकी सुन ही नहीं रहे और आपसे विरोध कर रहे हैं, या आपके फैसले ऐसे हैं कि बच्चे अब मजबूरन आपका विरोध कर रहे हैं। ये दोनों बातें किसी न किसी रूप में देखने में आ सकती हैं। छठे भाव के हिसाब से लमसम स्थिति एवरेज है। वैवाहिक जीवन के सुखों की अगर हम चर्चा करते हैं तो शनि के कारण थोड़ा प्रभावित हो रहा है, और मंगल जब तक दूसरे भाव में बैठे रहेंगे वृश्चिक राशि में स्वग्रही होकर, तब तक भी स्थिति एक मेंटेन रहेगी। बाद में जब अपनी राशि बदल लेंगे तब भी मेंटेन रहेगी। तो बहुत ज्यादा इफेक्ट वैवाहिक जीवन पर नहीं आ रहा है। पर फिर से एक नियम है, अगर लग्न बहुत कमजोर हो जाए, या लग्न दोष का निर्माण हो जाए, या लग्नेश की कमजोर स्थिति आ जाए, तो उसका प्रभाव अपने से 7वें भाव पर जरूर आएगा। मीन्स जब शुक्र अस्त होंगे तब, और जब शनि अस्त होगा तब, तो उसका प्रभाव घुमा फिराकर जीवन साथी के साथ आपके तालमेल, उनके स्वास्थ्य को लेकर के देखने में आएगा। तो ये चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान से लेके चलने की जरूरत पड़ेगी। अष्टम भाव में राहु बैठा है। मोटे तौर पर यहाँ वो बहुत सी अच्छी चीजें देता है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये कमर दर्द से संबंधित तनाव, महिलाओं के केस में थोड़ी लेडीज प्रॉब्लम को इंप्रूव करेगा,
उनको यूट्रस से संबंधित कुछ तनाव देखने में आ सकते हैं। शरीर में कुछ मांस जुड़ जाना, मसल्स का स्टिफ हो जाना, आपस में जुड़ जाना देखने में आ सकता है। ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, ये सबके साथ नहीं होगा। दांतों की दिक्कत ज्यादा देखने में आएगी, गले की दिक्कत ज्यादा देखने में आएगी, दर्द जैसी समस्याएं ज्यादा देखने में आएंगी। बाकी ऐसी बहुत फिक्र वाली कोई बात नहीं है कि बहुत चिंता ही करनी पड़ जाए। धन देने वाला योग है और उम्र को संभालने वाली भी स्थितियां हैं। मतलब यह है कि वो चोट दे सकता है, दर्द दे सकता है, लेकिन जीवन को संभालने वाला है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ यहाँ पे रहोगी नहीं। जिनको थायराइड है उनका थायराइड बढ़ सकता है, ध्यान रखना है। जो थोड़ी बहुत शराब पीते हैं पहले से ही, उन्हें इस तरीके के व्यसन को और बढ़ाने का मौका मिल सकता है। पर ये सब छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स हैं जो देखने में आएंगे। भाग्य की स्थिति लगातार अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठेगा और वो बहुत अच्छी स्थिति को मेंटेन करेगा। एक और रूल भी है, केंद्र त्रिकोण योग कैसे बनेगा। देखो कि त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी शनि और बुध एक साथ हैं तो केंद्र त्रिकोण योग हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। भाग्य अच्छा, पिता से तालमेल अच्छा, पिता के साथ एडजस्टमेंट। लेकिन जब सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर जरूर देखने में आएंगी, बहुत अधिक तो नहीं पर थोड़ी जरूर आएंगी। स्टेटस ऑन दी होल बिल्कुल ठीक रहेगा। जब 1 तारीख को ही खास तौर पर दिक्कत ज्यादा आएगी, 1 जनवरी को, जब वो चंद्र वृश्चिक राशि में होंगे। लेकिन लमसम स्थितियां बिल्कुल ठीक रहने वाली हैं। ऐसी कोई बहुत समस्या, जीवन स्तर एकदम बहुत ऊपर नीचे हो जाए या बहुत ज्यादा तकलीफ देखने में आ जाए, ऐसी कोई भी स्थितियां खराब पूरे महीने में नहीं दिखाई देती। ये अच्छी स्थिति है। आमदनी 11th हाउस की स्थिति की बात करते हैं तो सूर्य की जो पोजीशन है वो बैठा है अपने से 9वें घर में, अपने से 5वें घर में और कुंडली के 3रे भाव में। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, इनकम को लेकर अच्छा है। उसके बाद में वो जब मकर राशि में आ जाएगा तब वो केंद्र में होगा, तो लगभग तब भी स्थिति ठीक है, ज्यादा खराब स्थिति यहाँ पे नहीं है। तो इनकम को लेकर की स्थितियां मेरी समझ से लगातार पूरे महीने ठीक बनी रहेंगी। ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या देखने में नहीं आएगी जिसके लिए हमें बहुत फिक्र करनी पड़े। खर्चे मेंटेन रहेंगे, सीमा से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन राहु की दृष्टि पड़ने के कारण, राहु की 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, इसके कारण कहीं ना कहीं आपके खर्चे इस हिसाब से गड़बड़ होंगे जिसमें कानूनी खींचतान देखने में आ सकती है, इलाज के नाम पर भागदौड़ देखने में आ सकती है। जरूरी नहीं है कि आपका खुद का इलाज हो, कभी कभी दूसरों के इलाज के लिए, दूसरों की कानूनी समस्याओं के लिए भी भागदौड़ बढ़ती है जिसमें धन आपका खर्च हो जाए। तो आपको इस तरह से सजग रहना है कि अब किसी झगड़े झंझट से बचिए, अन्यथा आपको तनाव देखने में आ सकता है। पूरे महीने की स्थिति लगभग क्या है उसकी चर्चा हो गई। ग्रह कहाँ बदलेंगे और किस तरह उसका प्रभाव आएगा, ये अस्त होंगे तो क्या प्रभाव आएगा, वो मैंने आपको बता दिया। क्या करना चाहिए, सबसे बढ़िया तरीका है लगन को मजबूत कीजिए। केवल शुक्र के संबंधित, शुक्र के बीज मंत्रों का जाप, शुक्र से संबंधित दान अगर आप करते हैं तो आपको उसका निश्चित रूप से लाभ होगा। आपकी अपनी जन्म कुंडली में भी शुक्र का प्लेसमेंट अगर अच्छा है तो ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, या आराम से सारा महीना निकल जाएगी। लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन में ही मंगल का राजयोग का निर्माण हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, रोचक महायोग कहते हैं। और उस पर केतु भी साथ में। अब केतु जिस भाव के साथ हो, जिस ग्रह के साथ हो, वो अगर केंद्र या त्रिकोण में हो, ये बात फिर से समझिए, केतु जिस ग्रह के साथ है वो केंद्र या त्रिकोण में है, उसका स्वामी, जैसे यहाँ पे मंगल सो रही है, लगन में बैठा है, केतु उसके साथ बैठा है, तो केतु उस भाव की सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा देता है। ये केतु का एक विशेष गुण है, लेकिन ये तब अवगुण हो जाता है जब वो खराब घर में हो, तो क्योंकि फिर वो उतना ही घटा भी देता है। तो यहाँ पर मंगल की स्थितियां अच्छी हैं। लगन में ही मंगल ग्रह राजयोग बना रहे हैं, रोचक महायोग बन रहा है, केतु से वो रोचक महायोग और अधिक फलदायी हो जाता है। लेकिन इसी के साथ अगर राहु की दृष्टि देखते हैं तो ये दृष्टि अंगारक दोष भी बना, तो ये लगन पर इस हद तक ताकत बढ़ा देता है कि आप में दंभ, गुस्सा, अकड़, जिद आएगी जिसका खुद ही नुकसान उठा लोगे। ये सावधानी रखनी भी बहुत जरूरी है कि आपका क्रोध आपकी सीमा से बाहर ना जाए, आपकी अकड़ आपकी सीमा से बाहर ना जाए, अन्यथा आपको इस अकेलेपन का, जितनी लगन मजबूत होती चली जाएगी उतना ही आपका 7वां घर के साथ तालमेल बिगड़ता जाएगा। ये भी एक तरीका है बात को देखने का। तो वैवाहिक जीवन यहाँ निश्चित रूप से प्रभावित होगा ही होगा अगर आपने अब अधिक सावधानियां नहीं बरती तो। ये गोचर की कुंडली है, लेकिन आपकी अपनी जन्म कुंडली में भी स्थितियां खराब हुई तो ज्यादा कड़वे परिणाम देखने में आ सकते हैं, तो सावधानी अपेक्षित है। जब मंगल यहां से राशि बदल लेंगे तब भी वो बहुत अच्छी स्थिति मेंटेन नहीं कर रहे, क्योंकि तब वो भाषा के घर में आएंगे और भाषा की कठोरता वापस बढ़ेगी,
परिवार से तालमेल, कुटुंब से तालमेल की स्थितियां वापस से थोड़ी सी खराब आएंगी। तो ये चीज समझनी है कि मंगल का गोचर यहाँ लगन को तो बहुत फायदा दे रहा है, आपकी इमेज, आपकी पोजीशन को बहुत फायदा दे रहा है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो वैवाहिक जीवन पर भी थोड़ा खराब आ रहा है। चोट से संबंधित किसी तरह की कोई चोट लगना, सिर दर्द होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना भी देखने में आ रहा है, तो सावधानी रखने की बहुत जरूरत पड़ने वाली। दूसरे घर का स्वामी है गुरु, और गुरु बैठा हुआ है चौथे घर में और लगातार पूरे महीने वहीं बैठे रहेंगे, ये बहुत अच्छी स्थिति है। धन के हिसाब से ये अच्छी स्थिति है, कुटुंब के साथ तालमेल के हिसाब से ये बहुत अच्छी स्थिति है। मीन्स कि आप ही गुस्सा ज्यादा हो रहे हैं, परिवार आपका सहयोग और साथ देने को तैयार है, लेकिन आप ही नहीं सामंजस्य बैठा पा रहे। तो थोड़ा सा सोचना है कि जब सब हमारा विरोध कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि गलती हमसे ही हो रही है, कभी कभी हमें लगता है सब गलत है, तो सबको करेक्ट करने के बजाय थोड़ा रिव्यू कीजिए कि आपको स्वयं को करेक्ट करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही, इससे भी बात बन सकती है। भाषा की स्थितियों की मैंने चर्चा कर ली, कुटुंब के साथ तालमेल की बात हो गई। तीसरे घर में शनिदेव स्वग्रही होकर के बैठे हैं लगातार काफी समय से, तो प्रयास अच्छे हो रहे हैं, कोशिशें अच्छी हो रही हैं, रिजल्ट अच्छे मिलने की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं, इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन वहां राहु की भी पूरी दृष्टि है, ये भी खराब स्थिति नहीं है, ये भी अच्छी स्थिति मेंटेन करता है। लेकिन जब शनि अस्त हो जाएंगे तब सारा खेल बिगड़ जाएगा। 19 तारीख को वो अस्त हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे भाइयों के साथ तालमेल, या हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दें ऐसा, तो आपकी मेहनत फिजूल टाइम लगाएगी। मीन्स प्रयास तो बहुत हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, टालम टोल हो रही है, ये देखने में आएगा। तो आपको अच्छे से समझना है, पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, आपके क्रोध को संभालने की जरूरत पड़ेगी। रिजल्ट थोड़े दिन बाद आएंगे। तो 19 तारीख से शनि के अस्त होने के कारण ये तनाव देखने में आएगा, एडजस्टमेंट की दिक्कतें आएंगी। जब यहाँ सूर्य ट्रांसफर होकर के आ जाएंगे 14 तारीख को, तो कहीं ना कहीं ये भी भाई के साथ विशेष रूप से लड़ाई, खींचतान, तनाव देखने में आ सकता है। तो थोड़ी सावधानियां रखना है। जिनको थोड़ी बहुत कान से संबंधित तकलीफ है, सुनाई देने की छोटी मोटी समस्या भी है, तो उनको ये दिक्कतें बढ़ेंगी। खास तौर पर सीधे कान में आपको तकलीफ देखने में आ सकती है, इस एंगल से भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। चौथा भाव गुरु बैठे हैं, अपने आप में अच्छी स्थिति है। गुरु यहाँ 5वें भाव के स्वामी है, इस लिहाज से भी बहुत अच्छा है, ये अच्छी शुभ स्थिति है, ये बढ़िया है। लेकिन यहाँ का स्वामी शनि अस्त होगा जब, तो दिक्कत बढ़ेगी। तो इसका प्रभाव हमारे को चौथे भाव पे भी आएगा। तो 19 तारीख तक या 18 तारीख तक तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, मन का सुख मेंटेन बना रहेगा, काम बने रहेंगे। पर शनि के अस्त होने के बाद बचा हुआ पूरा महीना ऐसा होगा जिसमें सुख भी प्रभावित होंगे, मकान वाहन के सुख भी प्रभावित होंगे। कुछ ऐसा सौदा या ऐसा डील आप कर सकते हैं जिस डील के लिए आपको फिर दिक्कत देखने में आए। प्रॉपर्टी की कोई ऐसी डील जिसमें आपकी पेमेंट अटक गई, ऐसा देखने में आ सकता है। आपने कोई वाहन खरीदने का प्रोग्राम बनाया, तो वो भी आपको चाहिए कि उसे जल्दी जल्दी ले लें, यानी 19 तारीख से पहले पहले उसको फाइनल कर लेना चाहिए। ज़्यादा लंबा लेकर जाएंगे तो उसमें भी आपको दिक्कत देखने में आ सकती है। कुछ ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जिसका लगभग कोई रिजल्ट ना मिले, मतलब मुफ्त की भागदौड़ आपकी बढ़ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। संतान के घर के हिसाब से स्थितियां लगभग ठीक हैं। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, लेकिन वो अपने से 12वें घर में, तो कहीं ना कहीं संतान दूर जाके शिफ्ट हो सकती है, ऐसा मौका मिलेगा। मीन्स ये है, चाहे वो बच्चे पढ़ने के नाम पर कुछ अलग हों, चाहे हॉस्टल के हिसाब से अलग हों, चाहे शादी होकर के अलग हों, पर ये स्थितियां भी देखने में आ सकती हैं। लेकिन ऑन दी होल बिल्कुल ठीक, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, संतान के साथ कोई बैर नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई समस्या नहीं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। अगर इस समय में आप संतान के इच्छुक हैं तो मोस्ट प्रोबेबली, कोई 100% दावा नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होने का भी योग बन रहा है। संतान की एक और कमी है जिसमें विवाह की स्थिति है, जो बन सकती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बताई। तो सही मौके पर सही फैसले लेने के लिए चित्त शांत, मन कंट्रोल में होना चाहिए, तो ही लिया जा सकता है, नहीं तो गड़बड़ होगी। तो ये सावधानियां अगर आप बरतना सीख गए तो बात बन जाएगी। छठे घर का जो स्वामी है वही लग्न का स्वामी है, और पहले 15-16 दिन, आधा महीना वो लगन में बैठेगा, तो अच्छा है, क्योंकि वो लग्नेश है, इसलिए उसे षष्ठेश नहीं गिना जाएगा। ये एक नियम होता है, लगन पहले आएगा, इसलिए लग्नेश का भाव ज्यादा मजबूत है। क्योंकि लग्नेश लगन का स्वामी भी है और त्रिकोण का स्वामी भी है, इसीलिए उसे अधिक बली समझा जाता है, और उसकी सामर्थ्य, जो पॉजिटिव सामर्थ्य है, की वजह से षष्ठेश होने का दोष कम हो जाता है। ये एक तरीका है। एक सवाल पूछा गया था, किसी ने पूछा था कि भाई
ये ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने कोशिश की है कि आपको यह सवाल का आंसर भी दे दिया जाए। तो ये अच्छी स्थिति है, शत्रुओं पर आपकी पकड़, आप दूसरों की समस्याएं भी सॉल्व कर सको, ये भी देखने में आएगा, अपनी समस्याएं सॉल्व कर लोगे। कुछ इस तरीके से भी पैसा आ सकता है, जिसे ब्याज का, कमीशन का, दलाली का, शेयर बाजार से भी अर्न करने का आपको मौका मिल सकता है। अच्छी बनी रहेंगी, यहाँ कोई समस्या नहीं। वैवाहिक जीवन के घर में अगर हम बात करते हैं, वहां राहु देव बैठे हैं, मोटे तौर पर तो ये कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ का स्वामी शुक्र लगातार कहाँ बैठा रहेगा, अपने से 8वें घर में यानी दूसरे भाव में। ये एक नुकसान की स्थिति है। बहुत अधिक मजबूत लग्न हो जाए तो भी समस्या, और 7वां भाव का स्वामी भी अगर अपने से 6ठे, 8वें, 12वें जा रहा है तो भी एक समस्या देखने में आएगी। तो वैवाहिक जीवन यहाँ निश्चित रूप से प्रभावित हो रही है। आपकी सोच समझ और विचार जीवन साथी से नहीं मिल रहे हैं। जरूरी नहीं हर बार गलती आपकी हो, यहाँ उल्टा भी हो सकता है कि जीवन साथी की ही गलती ज्यादा है, लेकिन परेशानी आपको भुगतनी पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, और तब थोड़ी स्थिति और बिगड़ जाएगी जब शुक्र मंगल का योग भी बन जाएगा, यानी किसी एक्स्ट्रा की इसमें एक एंट्री हो जाएगी। अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इसमें आपकी कोई गलती हो या लाइफ पार्टनर की कोई गलती हो, लेकिन इसे हम कहते हैं मतभेद, एक दूसरे के प्रति शक करना, एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी होना, इसे मेंटेन करना आप दोनों की जिम्मेदारी होगी। तो ये चीजें हैं। धन योग की बात करते हैं, वो स्थिति लगातार अच्छी है, इसमें कोई समस्या नहीं है। सेविंग्स का योग ठीक है, यात्राओं का योग ठीक है, हेल्थ को लेकर कोई जो 8वें भाव से देखना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये स्थितियां लगातार बिल्कुल ठीक बनी रहेंगी। भाग्य की स्थिति ऑन दी होल ठीक है, लेकिन जब चंद्र मेष राशि में जाएंगे तब थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने में आएंगी। ये महीने के बिल्कुल बीच में जाकर के होगा, तो ये लगभग बिल्कुल ठीक है। 2 दिन के लिए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो भाग्य की स्थिति, पिता के साथ तालमेल की स्थितियां एवरेज हैं। जब तक सूर्य बैठे रहेंगे दूसरे भाव में, यानी तो तब तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन जब सूर्य शिफ्ट होकर के आ जाएंगे मकर में, तब पिता के साथ तालमेल को लेकर के भी दिक्कतें देखने में आ सकती। यही स्थिति, क्योंकि वो 10वें भाव के स्वामी है, तो पहले तो वो अपने से 5वें घर में बैठे हैं दूसरे भाव में, वहां तो अच्छा स्थिति है। लेकिन जब वो 6ठे भाव में आएंगे तो जीवन स्तर भी नीचे की तरफ आएगा, प्लानिंग्स नीचे की तरफ आ रही हैं। सरकार की तरफ से यानी गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से आपको बेमतलब के टेंशन देखने में आ सकती हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग्स है, तालमेल है, वहां आपको थोड़ी बहुत दिक्कत देखने में आ सकती है। तो आपको सावधानी रखनी है जिससे कि ये दिक्कतें कम से कम आए, ना के बराबर आए। क्योंकि कोई काम डिले कब होता है, जब उस पूरा एक चेन सिस्टम होता है। आप प्लान करते हैं, फिर कोई एग्जीक्यूट करेगा, कोई इसे फाइनल करेगा, कहीं से पेमेंट होगी, तो इस पूरी चेन सिस्टम में थोड़ी बहुत गड़बड़ देखने में जरूर आएगी। ये सावधानी आपको रखनी ही होगी। और 13 तारीख के बाद पूरे महीने आपको ऑफिशियल प्रॉब्लम्स, ऑफिशियल भागदौड़ साफ साफ देखने में आ सकती। इसमें चाहे वो ट्रैफिक के चालान के नाम पर आ जाए, चाहे बिजली के बिल के नाम पर आ जाए, चाहे पानी का बिल एक्स्ट्रा आ गया, चाहे टैक्सेशन की प्रॉब्लम आ गई, यहाँ ऑफिस की प्रॉब्लम है। बहुत सारी रेंज पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि केवल वही ऑफिस जहां आप काम करते हैं, तो वो भी है जहां आप काम करते हैं उस ऑफिस की भी दिक्कत आ सकती है, या किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से संबंधित तनाव हो सकता है। आमदनी की स्थितियां यानी इनकम का फ्लो में कोई समस्या नहीं है, वो लगातार ठीक बराबर मेंटेन रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। बुध अस्त भी होंगे, लेकिन बुध के अस्त को काउंट नहीं किया जा सकता। 17 जनवरी से 29 जनवरी तक होगा। तो आमतौर पर प्रैक्टिस में ये बात देखी गई है कि बुध के अस्त होने का लगभग कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अस्त होते हैं। और जब भी अस्त होंगे तो लगभग हमेशा नहीं, सूर्य के पास ही होते हैं, यानी सूर्य बुध एक साथ होते हैं। अलग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आमतौर पर वो एक साथ ही होते हैं। तो इनकम को लेकर कोई भी बड़ी समस्या होती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, वो लगातार ठीक है। खर्चे ठीक हैं, ज्यादा अच्छे नहीं, ज्यादा बुरे नहीं, लेकिन आमदनी का संतोष कम रहेगा। खर्चे थोड़े से ज्यादा होंगे, भागदौड़ थोड़ी सी ज्यादा होगी, रिजल्ट थोड़े कम मिलते दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन प्रभावित होता हुआ सा दिखाई दे रहा है। संतान के साथ स्थितियां ठीक होने के बाद भी एक तनाव भी आएगा कि उनसे दूरी आएगी, चाहे वो उनके बच्चे जॉब पर जा रहे हैं, चाहे उनकी शादी हो रही है। तो ये एक छोटे छोटे चीजें भी देखने में आ सकती। तो थोड़ी सी सावधानी का योग यहाँ जरूरी है, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। अब क्या सावधानी रखी जाए या क्या करें, तो सूर्य को मनाना जरूरी है। सूर्यदेव को मनाएं, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें, सूर्य के लिए जो भी दान दिए जा सकते हैं, जो लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं,
उससे संबंधित प्रयास करें, फल मिलेगा। और थोड़ा बहुत फल अगर हम मंगल को भी ठीक करते हैं, मंगल ग्रह से संबंधित भी बात करते हैं, तो आपका गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन और वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा, तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो मंगल के लिए मंगल के बीज मंत्रों का जाप करें, उसके लिए कुछ दान दें, जिससे आपको लाभ होगा। तो आज की वीडियो की जो 4 लग्नों पे चर्चा करनी थी वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है स्क्रीन पे, आप संपर्क कर सकते हैं। कितनी फीस देनी है और कैसे देनी है वो सारी जानकारी आपको बता दी जाएगी। ये सारी बातचीत टेलीफोनिक होगी, यानी आप जो कुछ भी फोन पर मुझसे पूछना चाहेंगे अपनी कुंडली के संबंध में, उन्हीं सभी सवालों का संतोषप्रद उत्तर देना का प्रयास किया जाएगा। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।